Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम डियर स्टूडेंट, तो अभी हम डिस्कस करते हैं टॉपिक नंबर 10 को। एंड द टॉपिक नंबर 10 इज बेसिकली द सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन और सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल के लिए हमारे बॉडी में जो सिस्टम ऑपरेटेड है दैट इज बेसिकली ऑल्फैक्टरी सिस्टम। ऑल्फैक्टरी सिस्टम डिटेक्ट करता है ऑडोरेंट मॉलिक्यूल्स को जो एयर में होते हैं, एंड इससे बेसिकली परसेप्शन मिलती है स्मेल की। ठीक है, सो फॉर sense of smell or sense of olfaction in our body, the system is olfactory system which is detecting odorant molecules. अच्छा, olfactory system नॉर्मली तो हम ये कहते हैं कि भाई ये हमें स्मेल परसेप्शन में हेल्प आउट करता है, बट olfactory सिस्टम के और भी फंक्शंस हैं लाइक एज टेस्ट डिटेक्शन। ठीक है, देखिए टेस्ट को डिटेक्ट करना ये कोई सिर्फ ज़बान का काम नहीं है। टेस्ट के लिए हमारा फेरेंक्स भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, टेस्ट के लिए हमारा सॉफ्ट पैलेट भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, टेस्ट के लिए हमारा एपिग्लॉटिस भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो उसमें से जो स्मेल मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारी नाक की तरफ भी जाते हैं, फिर ब्रेन जो है उसको टेस्ट के साथ कंबाइन करता है एंड हमें एक फ्लेवर मिलता है। तो इट मीन्स दैट हमारे सेंस ऑफ स्मेल का कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन टेस्ट डिटेक्शन के साथ भी है। उसके साथ ऑल्फैक्टरी सिस्टम का और काम है डेंजर डिटेक्शन। डेंजर डिटेक्शन मतलब कि अगर किसी जगह पे कोई गैस वगैरह लीक हुई हो, ठीक है, आपके किचन में या आपके सराउंडिंग में, तो आप इजीली उसको परसीव कर पाओगे। आप कहोगे कि यार अभी गैस लीक हुई है एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट एक्शन अगेंस्ट दिस। इट मीन्स दैट इट टेस्ट हमारे सेंस ऑफ स्मेल इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंजर डिटेक्शन। अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑल्फैक्टरी सिस्टम इज इन मेमोरी। तो आप सोचोगे कि सर मेमोरी के साथ ऑल्फैक्टरी सिस्टम का कैसा रिलेशन है? तो याद रखना ऑल्फैक्टरी सिस्टम का स्ट्रॉन्ग रिलेशन है मेमोरी के साथ। इसका स्ट्रॉन्ग रिलेशन है मेमोरी के साथ बिकॉज हमारे जो स्मेल मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे हिप्पोकैम्पस तक भी जाते हैं। हमारे स्मेल मॉलिक्यूल और ओडोरेंट मॉलिक्यूल्स, इनका मैसेज हिप्पोकैम्पस तक भी जाता है। तो दैट्स वाई ऑल्फैक्टरी सिस्टम का मेमोरी के साथ भी ताल्लुक है। अगर आपने कभी फील किया कोई किसी ने मतलब ऐसी परफ्यूम लगाई हो, परफ्यूम लगाने के बाद अगर आपने उसको स्मेल किया, आप कहोगे कि यार ये तो वो परफ्यूम है जो मेरा दोस्त लगाता था। कहते हैं ठीक है, ये तो वो परफ्यूम है जो मेरा भाई लगाता था। ठीक है, या आप किसी ऐसे एरिया में जाते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको कोई अच्छी स्मेल मिल रही है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि यार ये बहुत अच्छी स्मेल है, ऐसी स्मेल बचपन में हमारे गाँव में होती थी। तो इट मीन्स दैट इस स्मेल के थ्रू आप जो है स्पेशली लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी याद कर सकते हो। दैट्स वाई सेंस ऑफ स्मेल का मेमोरी के साथ भी अच्छा ताल्लुक है। उसके बाद हमारा जो बेसिकली बिहेवियर है, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद स्मेल। ठीक है, अच्छा बिहेवियर जो है ये स्मेल के साथ किस तरह से रिलेटेड है? अगर देखें, अगर इफ़ देयर इज़ द पॉजिटिव स्मेल, इफ़ देयर इज़ द पॉजिटिव स्मेल, तो पॉजिटिव स्मेल की वजह से बॉडी में क्या होता है? पॉजिटिव स्मेल की वजह से हमारा मूड अच्छा होता है। पॉजिटिव स्मेल हमें रिलैक्सेशन देती है। ठीक है, पॉजिटिव स्मेल की वजह से हमारी एपिटाइट भूख बढ़ती है। पॉजिटिव स्मेल की वजह से हमारी एपिटाइट भी बढ़ती है। ठीक है, सो अगर इफ़ देयर इज़ नेगेटिव स्मेल, तो नेगेटिव स्मेल एक तो हमारा मूड ख़राब करेगी। ठीक है, नेगेटिव स्मेल हमें इरिटेट करेगी। नेगेटिव स्मेल की वजह से नाज़िया मीन्स उल्टी जैसा फीलिंग हमें फील होगा। तो इट मीन्स दैट आवर बिहेवियर इज आल्सो रिलेटेड विद स्मेल। ठीक है, सो इसलिए आवर सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन और सेंस ऑफ स्मेल, इसका काम सिर्फ परसेप्शन ऑफ स्मेल नहीं है, बट इसके रिलेशंस टेस्ट के साथ भी हैं, डेंजर डिटेक्शन के साथ भी हैं, मेमोरी के साथ भी हैं, एंड इसके रिलेशंस हमारे बिहेवियर के साथ भी हैं। अब नाउ इज दी एनाटॉमी ऑफ ऑल्फैक्टरी सिस्टम, जिसमें सबसे पहले देयर इज दी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ठीक है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, यू नो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो टाइप के एपिथेलियम होते हैं। एक होता है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, दूसरा होता है olfactory epithelium, and you know that olfactory epithelium is responsible for smell detection. अब ये जो हमारा olfactory epithelium है ये मौजूद होता है in the roof of nasal cavity, या I would say superior part of nasal septum and superior concha. In this area our olfactory epithelium is present. अच्छा, olfactory epithelium
कितना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करता है, सो दैट इज अबाउट 2 to 4 centimeter स्क्वायर एरिया. So this value you have to remember कि how much area is occupied by olfactory epithelium. The answer would be that कि olfactory epithelium occupies 2 to 4 centimeter square area. Olfactory epithelium में कितने टाइप के सेल्स होते हैं, this thing now we have to discuss. तो याद रखना olfactory epithelium में 3 किस्म के सेल्स होते हैं. कितने टाइप के? 3 टाइप के सेल्स होते हैं इन olfactory epithelium, and these are which one? Number one, which are the main cells which are responsible for detection of the smell. These cells are olfactory receptor neurons. Olfactory receptor neurons. ठीक है. इसके साथ जो दूसरे सेल्स होते हैं हमारे olfactory epithelium के अंदर, these cells are supporting cells, जिसको हम sustentacular cells भी कहते हैं. Supporting cells are sustentacular cells. थर्ड टाइप ऑफ सेल्स जो हमारे olfactory epithelium के अंदर होते हैं, these are which one cells? These are basal cells. एंड बेसल सेल्स को हम स्टेम सेल्स भी कहते हैं. ठीक है. olfactory receptor cells ये बेसिकली मेन सेल्स हैं जो बेसिकली स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, बिकॉज जो हमारे ओडोरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, स्मेल मॉलिक्यूल्स, वो इन सेल्स के ऊपर आके अटैच होते हैं, इनके सीलिया के ऊपर. ठीक है. सपोर्टिंग सेल्स आर सस्टेंटिकुलर सेल्स. ये इन सेल्स को सपोर्ट देते हैं. ठीक है. इनको न्यूट्रिशन देते हैं, इनको टॉक्सिक केमिकल से बचाते हैं. ठीक है. बेसल सेल्स आर लाइक एज स्टेम सेल्स. दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. बेसल सेल्स ये हम आगे पढ़ेंगे, हमारे टंग के ऊपर भी होते हैं. तो बेसल सेल स्टेम सेल्स होते हैं, ये रीजनरेट करते रहते हैं olfactory receptor neurons को. दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज स्टेम सेल्स. तो अभी आप इस डायग्राम में देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ olfactory epithelium और nasal lining. इसमें भी लिखा हुआ है इट हैज़ 3 मेन टाइप ऑफ सेल्स. ठीक है. कौन कौन से सेल्स हैं? olfactory receptor cells जो हमारे मेन स्मेल सेल्स हैं. सेकंड वन आर सपोर्टिंग सेल्स आर sustentacular cells, and third one cells are basal cells or stem cells. तो in this diagram you can see, जो आपको ग्रीन वाले सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये ग्रीन वाले these are the olfactory receptor cells, एंड ये जो आपको ऑरेंज कलर के सेल्स नज़र आ रहे हैं these are the supporting cells or sustentacular cells. उसके बाद जो आपको ये लाइट ब्लू कलर में सेल्स नज़र आ रहे हैं, these are which cells? These are the basal cells or stem cells. ठीक है. उसके बाद there is written some more text कि olfactory receptor cells एक्चुअली न्यूरॉन होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं. इनका जॉब क्या होता है? डिटेक्ट करना किस चीज़ को? स्मेल को. इनके ऊपर सीलिया होते हैं जिनके ऊपर स्मेल मॉलिक्यूल्स आके बाइंड करते हैं. देन वो जो मैसेज है वो किसकी तरफ सेंड करते हैं? टुवर्ड्स दी ब्रेन. देन सपोर्टिंग सेल्स आर सस्टेंटिकुलर सेल्स. ये हेल्पर सेल्स हैं. ठीक है. दी सेल्स, इनका कोई काम स्मेल डिटेक्शन में नहीं है. इनका काम जस्ट इन रिसेप्टर सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, न्यूट्रिशन देना, इनके स्ट्रक्चर मेंटेन करना, उनको हार्मफुल केमिकल से प्रोटेक्ट करना. देन लेटर ऑन बेसल सेल्स के बारे में लिखा हुआ है दीज आर स्टेम सेल्स. ये न्यू सेल मेकिंग सेल्स हैं. ये रिप्लेस करते हैं डैमेज्ड रिसेप्टर सेल्स को. ठीक है. एंड बेसिकली ये olfactory सेल्स के लिए रेगुलेटरी सेल्स है. ठीक है. बिकॉज उनको ये बेसिकली रिप्लेस करते रहते हैं. उसके बाद नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द olfactory glands. olfactory glands को हम एक और नाम भी देते हैं. These are also called Bowman's gland. इनको हम Bowman's gland भी कहते हैं. Bowman's gland हम इसलिए कहते हैं because these glands were discovered by Sir William Bowman. That's why these glands are named as Bowman's gland. ठीक है. ये glands मौजूद होते हैं हमारे olfactory epithelium के अंदर, एंड ये ग्लैंड्स सीक्रेट करते हैं म्यूकस को, एंड उस म्यूकस के अंदर जो हमारे स्मेल मॉलिक्यूल्स हैं, ऑडोरेंट्स हैं, वो आके उसमें डिज़ोल्व होते हैं. ठीक है. जब वो डिज़ोल्व होते हैं ना, देन जो है स्मेल की परसेप्शन हो सकती है. इट मीन्स दैट यू हैव टू रिमेंबर कि अगर कोई मतलब ऑडोरेंट मॉलिक्यूल जब तक वो म्यूकस में, किसकी म्यूकस में? olfactory ग्लैंड की म्यूकस में जब तक वो डिज़ोल्व नहीं होगा ना, तब तक उसके थ्रू तब तक उसकी स्मेल डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है. तो इट मीन्स दैट रिसेप्टर सेल के पास जाने से पहले उस हर ऑडोरेंट मॉलिक्यूल को म्यूकस में डिज़ोल्व होना पड़ता है. अच्छा. तो ये जो हमारे olfactory ग्लैंड्स हैं, ये जो म्यूकस सीक्रेट कर रहे हैं, तो म्यूकस का एक काम तो ये है कि जितने भी स्मेल मॉलिक्यूल्स हैं पहले उन्होंने इस म्यूकस में आके डिज़ोल्व होना है,
देन वो जाके अटैच हो सकते हैं रिसेप्टर सेल्स के सीलिया के ऊपर एंड स्मेल की डिटेक्शन हो सकती है, ठीक है। इसका और काम क्या होता है कि ये बेसिकली मॉइस्ट रखता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम को, ठीक है। एंड अदर फंक्शन ऑफ म्यूकस इज दैट कि जब ओडोरेंट मॉलिक्यूल्स आते हैं, स्मेल मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो उनके साथ जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, तो उनको ट्रैप करके रखना, उनको वहाँ पर पकड़ के रखना, दिस इज द फंक्शन ऑफ द म्यूकस, दिस इज द फंक्शन ऑफ द म्यूकस। एंड अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ म्यूकस इज दैट कि जो ऑल्फैक्टरी ग्लैंड्स म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं ना, ये म्यूकस क्या करती है, जो हमारे ओल्ड ओल्ड बेसिकली ओडोरेंट मॉलिक्यूल्स वहाँ पे पड़े हैं ना, ओल्ड ओडोरेंट मॉलिक्यूल्स को वहाँ से वॉश आउट करना, ताकि जो न्यू मॉलिक्यूल्स आएंगे उनकी स्मेल डिटेक्शन इजीली हो सके, ठीक है। सो ओल्ड ओडोरेंट मॉलिक्यूल्स को वॉश आउट करना ताकि न्यू स्मेल मॉलिक्यूल्स वहाँ पे रीच कर सकें, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ म्यूकस विच इज सीक्रेटेड बाय द olfactory glands और Bowman's gland, ठीक है। these are serous glands because these are secreting the mucus, ठीक है। एंड ये म्यूकस क्या करती है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम को मॉइस्ट करती है, ऑडोरेंट मॉलिक्यूल्स को, ऑडोरेंट मॉलिक्यूल्स इसमें डिजॉल्व होते हैं एंड ऑडोरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ जो और हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया, डस्ट पार्टिकल्स, उनको ट्रैप करना। एंड अदर फंक्शन ऑफ म्यूकस इज दैट कि जो ओल्ड ऑडोरेंट मॉलिक्यूल वहाँ पे पड़े हैं उनको वॉश आउट करना ताकि न्यू मॉलिक्यूल्स को चांस मिल सके एंड उनकी परसेप्शन हो सके। अच्छा, अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स एंड ट्रांसडक्शन। अच्छा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे आके हमारे ऑडोरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं, स्मेल मॉलिक्यूल्स, वो आके यहाँ पे बाइंड करते हैं। अच्छा, याद रखना, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स दीज आर डिफरेंट थिंग्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स जो हैं वो कंप्लीट सेल्स हैं, ठीक है। बट उन सेल्स में जो स्पेशल रिसेप्टर्स हैं इन अ स्मॉल एरिया, दैट इज नोन एज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। सो दिस थिंग इज समटाइम कंफ्यूजिंग कि स्टूडेंट्स मिक्सअप कर देते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स न्यूरॉन एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को। तो आपने याद रखना है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन एक कंप्लीट सेल है जिसमें उसकी सेल बॉडी होती है, इसमें उसका एक्सॉन होता है, इसमें उसका डेंड्राइट होता है, ठीक है। बट जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, ये उस न्यूरॉन का एक स्पेशल पार्ट है जहाँ पे आके ऑडोरेंट मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है कि जो हर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन है ना, उसमें सिर्फ एक किस्म का रिसेप्टर प्रोटीन होता है। इट मीन्स दैट कि जो हमारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन है, सिर्फ उसमें एक टाइप का रिसेप्टर होगा। ऐसा नहीं है कि एक न्यूरॉन के अंदर मल्टीपल टाइप के रिसेप्टर्स होंगे, नहीं। एक न्यूरॉन में सिर्फ एक टाइप का ही रिसेप्टर होगा जिसका मैसेज ब्रेन तक जाएगा। अगर एक न्यूरॉन में, एक ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन में एक से ज़्यादा किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं ना, तो इससे ये होता कि जो मतलब ब्रेन है ना, उसको एक ही सेल की तरफ से मल्टीपल मैसेजेस जाते हैं। इससे ब्रेन कंफ्यूज हो सकता है, ब्रेन की प्रोसेसिंग सही से नहीं हो सकती। दैट्स वाई हर एक ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन के पास सिर्फ एक ही किस्म का रिसेप्टर होता है। एंड ह्यूमन की बात करते हैं ना, तो ह्यूमन में 400 ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जीन्स 400 होते हैं, तो इट मीन्स दैट ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो हैं, प्रोटीन्स जो हैं, वो भी 400 ही होंगी। एंड जो हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं ना, ये बिलोंग करते हैं स्पेशल फैमिली के साथ जिनको कहते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो बेसिकली आफ्टर स्टिमुलस डायरेक्ट सिग्नल नहीं बनाते, ठीक है। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स की खास बात यह है कि ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो डायरेक्ट सिग्नल नहीं बनाते, बट ये अपने हेल्पिंग सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जिसमें मतलब कि क्या होता है, साइक्लिक एएमपी बनता है, जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है, साइक्लिक एएमपी बनता है, उसके बाद इसमें आयन चैनल्स ओपन होते हैं। तो देन जो है ना, बेसिकली एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है एंड जो सिग्नल है वो बेसिकली ऑल्फैक्टरी नर्व कैरी करती है टुवर्ड्स द ब्रेन। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर फैमिली की खास बात यह है कि ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो डायरेक्ट मैसेज नहीं बनाते, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल न्यूरॉन्स को नहीं देते, बट ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट करते हैं एक और इनडायरेक्ट हेल्पिंग सिस्टम को, जो हेल्प करते हैं इनके सिग्नल बनाने में, जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इन और बेसिकली ऑडोरेंट डिटेक्शन के अंदर। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बेसिकली बिलोंग करते हैं एक स्पेशल कैटेगरी के साथ जिनको कहते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर फैमिली, जो डायरेक्ट सिग्नल नहीं बनाते बल्कि इनडायरेक्ट बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम अदर हेल्पिंग सिस्टम। अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी ऑडोरेंट डिटेक्शन के जो स्मेल मॉलिक्यूल्स हैं
वो जब आके रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, ठीक है, उनकी डिटेक्शन किस तरह से होती है, देन ट्रांसडक्शन किस तरह से होती है। ट्रांसडक्शन मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर किस तरह से जनरेट होगा। तो पहले हम बेसिकली इसको डायग्राम में देखते हैं, देन हम जो है बेसिकली सारे टेक्स्ट को कवर करेंगे फ्रॉम हेयर। अच्छा, पहले हम इसको थोड़ा सा सुपरफिशियली देखते हैं, सुपरफिशियली ये प्रोसेस किस तरह से होता है, देन हम इसको थोड़ा सा मतलब के डीपली देखेंगे। सबसे पहले होता क्या है कि जो हमारा ऑर्डर मॉलिक्यूल है, ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल, स्मेल मॉलिक्यूल, ठीक है, जैसे वो नेजल कैविटी में आता है विद द हेल्प ऑफ एयर। तो अभी आ गया हमारे नेजल कैविटी में। नाउ दिस इज पोर्शन ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बाउमन्स ग्लैंड्स हैं, वो 4 म्यूकस ग्लैंड्स जो म्यूकस को प्रोड्यूस करेंगे। एंड दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि जब तक स्मेल मॉलिक्यूल्स इस म्यूकस में, जो म्यूकस बाउमन ग्लैंड्स ने प्रोड्यूस की है, जब तक इसमें डिजॉल्व नहीं होंगे ना, तब तक स्मेल डिटेक्शन नहीं होगी। भले स्मेल मॉलिक्यूल्स आएँ, भले ऑडोरेंट मॉलिक्यूल्स आएँ, बट उनको इस म्यूकस के अंदर डिजॉल्व होना लाजमी है। अगर वो डिजॉल्व होंगे तो फर्दर प्रोसेस कैरी ऑन होगा एंड स्मेल डिटेक्शन होगी। बट अगर वो म्यूकस के अंदर डिजॉल्व नहीं होंगे तो स्मेल डिटेक्शन नहीं होगी। दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा, तो अब ऑडोरेंट मॉलिक्यूल्स आए, वो डिजॉल्व होंगे कहाँ पे, इस म्यूकस के अंदर। म्यूकस में डिजॉल्व होने के बाद ये आके अटैच हो जाते हैं ऑल्फैक्टरी सीलिया के साथ। ऑल्फैक्टरी सीलिया जो है ना बेसिकली ये मौजूद होता है कहाँ पे, बेसिकली ऑल्फैक्टरी सीलिया मौजूद होता है हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल में। दिस इज ए लार्जर सेल जिसमें इसकी एक्सॉन है, जिसमें इसकी डेंड्राइट है, जिसमें इसकी सेल बॉडी है। तो दिस इज ए कंप्लीट ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल, ठीक है। तो ये इसकी ऑल्फैक्टरी सीलिया है जहाँ पे आके हमारे ऑडोरेंट मॉलिक्यूल्स, स्मेल मॉलिक्यूल्स आके बाइंड करते हैं। तो पहले स्मेल मॉलिक्यूल्स आएंगे ऑल्फैक्टरी सीलिया में बाइंड करेंगे। जब वो बाइंड करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो हमारा रिसेप्टर है जहाँ का, विच इज GPCR रिसेप्टर, वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। फिर जो है बेसिकली एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट होगा, फिर आयन चैनल्स ओपन होंगे, देन हमारा जो बेसिकली एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट होगा। जब वो जनरेट होगा ना, देन जो हमारा सिग्नल है वो बेसिकली ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू, ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू जाएगा टुवर्ड्स दी ब्रेन एंड उसकी प्रोसेसिंग होगी। अब यहाँ पर इस बेसिकली ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल के पास जो प्रोसेस हो रहा है, स्पेशली ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के पास यहाँ पे, वो किस तरह से होता है, नाउ वी आर डिस्कसिंग इन दिस सेक्शन। अच्छा, सबसे पहले देखें, हमारा ऑडोरेंट मॉलिक्यूल है वो आया है कहाँ पे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के पास। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद है, इस सीलिया के ऊपर। इस सीलिया के ऊपर ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मौजूद हैं एंड दीज रिसेप्टर्स आर GPCR रिसेप्टर। मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स GPCR फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिकॉज ये डायरेक्ट सिग्नल जनरेट नहीं कर सकते, ये इनडायरेक्ट इस सिस्टम की हेल्प देते हैं। तो जैसे ये मॉलिक्यूल ऑर्डर मॉलिक्यूल इस पे आके बाइंड करता है, तो इससे क्या होता है कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर या GPCR रिसेप्टर एक्टिव करता है किसको, जी प्रोटीन को, जिसको हम गोल्फ प्रोटीन कहते हैं। जब गोल्फ प्रोटीन एक्टिवेट होती है ना, तो इससे क्या होता है, जो हमारा एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम है वो एक्टिवेट होता है। जैसे जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी, इससे क्या होगा, हमारा एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होगा एंड ये क्या करता है, ये ATP को कन्वर्ट करता है साइक्लिक AMP के अंदर, ठीक है। ATP को कन्वर्ट करता है साइक्लिक AMP के अंदर। अच्छा, अब क्या होता है, साइक्लिक AMP जो है ना, जैसे ये बनती है तो साइक्लिक AMP जाके आयन चैनल्स के साथ बाइंड करती है। जब साइक्लिक AMP इन आयन चैनल्स के साथ बाइंड करती है ना, तो इससे क्या होता है, सोडियम चैनल्स एंड कैल्शियम चैनल स्पेशली इनके साथ बाइंड करती है। जैसे इनके साथ बाइंड करती है तो सोडियम चैनल एंड साथ में कैल्शियम चैनल्स दोनों बेसिकली ओपन हो जाते हैं। जब ये ओपन आते हैं तो इससे ओपन हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, सोडियम भी इसका भी इन्फ्लक्स होता है, कैल्शियम का भी इन्फ्लक्स होता है, ठीक है। साइक्लिक AMP, ठीक है, जैसे बाइंड करती है सोडियम चैनल एंड कैल्शियम चैनल के साथ, जैसे इनके साथ बाइंड करेगी तो ये ओपन हो जाएंगे एंड सोडियम भी अंदर आएगा एंड कैल्शियम भी अंदर आएगा। अच्छा, फिर क्या होगा, जैसे सोडियम एंड कैल्शियम अंदर आएगा ना, तो साथ में क्या होगा कि जो क्लोराइड आयन है वो क्लोराइड आयन बाहर की तरफ जाएगा। सोडियम कैल्शियम अंदर आएगा, साथ में जो क्लोराइड आयन है फिर वो बाहर जाएगा। जैसे क्लोराइड बाहर जाएगा ना, तो फिर क्या होगा कि थ्रेश होल्ड जो है वो हमारा अचीव हो जाएगा, देन एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। देन वो जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है वो जाएगा टुवर्ड्स दी ऑल्फैक्टरी नर्व के बाद ऑल्फैक्टरी बल्ब, देन वो जाएगा टुवर्ड्स दी ब्रेन एंड स्मेल जो है वो फिर डिटेक्ट होगी। दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर व्हिच इज कैरी। सो यू कैन सी हियर ऑर्डरेंट डिटेक्शन इज रिटन हियर। ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म किस तरह से होता है, जैसे ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल्स आके न्यूक्लियस में डिजॉल्व होते हैं, फिर वो बाइंड करते हैं रिसेप्टर प्रोटीन्स के साथ जो कहाँ पे मौजूद होती हैं, ऑल्फैक्टरी सीलिया के ऊपर, ठीक है। जैसे वो रिसेप्टर के साथ आके बाइंड करेंगे तो इससे क्या होगा, जो जी प्रोटीन है या गोल्फ प्रोटीन है वो एक्टिवेट होगी। जैसे वो एक्टिवेट होगी तो इससे क्या होगा, एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट होगा।
इससे साइक्लिक एएमपी की लेवल बढ़ जाएगी। साइक्लिक एएमपी क्या करती है, ये ओपन करती है किसको, सोडियम एंड कैल्शियम के चैनल्स को, ठीक है। इससे क्या होती है, डीपोलराइजेशन होती है। फिर साथ में क्या होता है कि जो क्लोराइड आयन है फिर वो बाहर जाता है। जब क्लोराइड आयन बाहर जाता है तो डीपोलराइजेशन और स्ट्रांग होती है। जब डीपोलराइजेशन मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारा थ्रेशोल्ड अचीव हो जाता है। जब थ्रेशोल्ड अचीव हो जाएगा ना तो फिर हमारा एक्शन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड जब क्रॉस करेगा देन एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। फिर वो जो मैसेज है वो ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन के थ्रू जाएगा टुवर्ड्स दी ब्रेन। पहले ऑल्फैक्टरी नर्व में, देन ऑल्फैक्टरी बल्ब में, देन जाएगा ब्रेन की तरफ। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखी हुई है, इट इज़ दैट कि जो हर एक रिसेप्टर जो होता है ना, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, वो स्पेसिफिक होता है मॉलिक्यूलर फीचर के लिए, ठीक है। बट एक ऑर्डर जो है, एक्सएमएल जो है, वो एक्टिवेट करती है मल्टीपल रिसेप्टर्स को। इसको कहते हैं कॉम्बिनेशनल कोडिंग। आई होप ये चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी, बट मैं इसको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू अ मॉलिक्यूलर फीचर। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फीचर? देखें, कोई भी स्मेल जो होती है ना, स्मेल चाहे वो परफ्यूम की है, चाहे कोई गंदी स्मेल है, हर स्मेल के कुछ मॉलिक्यूलर फीचर्स होते हैं। हर स्मेल के, कोई भी स्मेल है, बदबू है, ठीक है, परफ्यूम है, हर स्मेल के मॉलिक्यूलर फीचर्स होते हैं। वो मॉलिक्यूलर फीचर्स डिटरमिन होते हैं। उन मॉलिक्यूलर फीचर्स में क्या आ जाता है, उसकी साइज आ जाती है, ठीक है, उसकी शेप आ जाती है, उस स्मेल के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये आ जाता है। दीज आर मॉलिक्यूलर फीचर्स ऑफ अ स्मेल। अच्छा, अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये जो हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, वो बेसिकली स्मेल के इन फीचर्स को डिटेक्ट करते हैं। इन फीचर्स को डिटेक्ट करते हैं। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद दिस थिंग रिटन के ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू द मॉलिक्यूलर फीचर। हर रिसेप्टर जो है वो बेसिकली मॉलिक्यूलर फीचर पहचानता है। किसके मॉलिक्यूलर फीचर? उस स्मेल के। बट एक ऑर्डर या एक स्मेल एक्टिवेट करती है मल्टीपल रिसेप्टर्स को। अच्छा देखें, कोई भी स्मेल जो होती है ना, कोई भी स्मेल, इस स्मेल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स, सपोज करते हैं आपने कोई परफ्यूम लगाई है, इस परफ्यूम में हो सकता है उसके 3 पार्ट्स हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जो आप परफ्यूम लगाते हो, परफ्यूम की स्मेल में, उसकी खुशबू में एक से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं। सपोज करते हैं एक इसका स्वीट पार्ट है, ठीक है, स्वीट पार्ट है, स्वीट स्मेल आपको मिल रही है। दूसरा उसका बेसिकली आई वुड से कौन सा पार्ट है, फ्लोरल पार्ट है। दूसरा उसका फ्लोरल पार्ट है, ठीक है, उस परफ्यूम की स्मेल में। तीसरा उसका पार्ट है बेसिकली शार्प पार्ट, जिसे आपको परफ्यूम थोड़ी सी शार्प भी लगती है। तो मीन्स के एक स्मेल के अंदर उसके एक से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं। अच्छा, अब ये है कि आप सपोज करते हैं कि जब आपने वो परफ्यूम यूज़ की, क्या उस परफ्यूम को डिटेक्ट करना क्या एक ही रिसेप्टर का काम है? नहीं। जब वो परफ्यूम आप लगाओगे, उसके रिसेप्टर्स, ऑर्डर मॉलिक्यूल्स आपके बेसिकली जैसे म्यूकस में डिसॉल्व होंगे, फिर सीधे आप आके अटैच होंगे रिसेप्टर के साथ, ठीक है। तो हर रिसेप्टर जो है ना वो एक स्पेसिफिक पार्ट को डिटेक्ट कर लेगा। कोई ऐसा रिसेप्टर होगा जो उस परफ्यूम के स्वीट पार्ट को डिटेक्ट करेगा। कोई ऐसा रिसेप्टर होगा जो बेसिकली उस परफ्यूम के सिर्फ फ्लोरल पार्ट को डिटेक्ट करेगा। कोई ऐसा रिसेप्टर होगा जो उसके सिर्फ शार्प पार्ट को डिटेक्ट करेगा। तो इट मीन्स दैट एक ही स्मेल के लिए एक से ज़्यादा रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। सपोज करते हैं रिसेप्टर ए जो है वो बेसिकली स्वीट पार्ट के लिए एक्टिवेट हुआ, रिसेप्टर बी जो है वो बेसिकली फ्लोरल पार्ट के लिए एक्टिवेट हुआ, रिसेप्टर सी जो है वो शार्प पार्ट के लिए एक्टिवेट हुआ। तो इट मीन्स दैट इन अ सिंगल टाइम एक ऑर्डर, एक स्मेल कैन एक्टिवेट मल्टीपल रिसेप्टर्स। इसको कहते हैं कॉम्बिनेटोरियल कोडिंग। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेटोरियल कोडिंग कहते हैं, ठीक है। सो दिस लाइन इज रिटन, जिसका ये मकसद था कि ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू अ मॉलिक्यूलर फीचर। हर रिसेप्टर किसी स्मेल के मॉलिक्यूलर फीचर को ही पहचान सकता है, ठीक है। बट वन ऑर्डर, वन स्मेल कैन एक्टिवेट मल्टीपल रिसेप्टर, जिसको कॉम्बिनेटोरियल कोडिंग भी कहते हैं। उसके बाद एन अदर कॉन्सेप्ट इज रिटन हेयर अबाउट द एडॉप्टेशन ऑफ नोज। इट इज़ दैट कि भाई जब भी कंटिन्यूस एक्सपोजर होता है ना किसी भी स्मेल का, तो इसका रिस्पांस जो है फिर रिड्यूस हो जाता है आफ्टर सम टाइम। एंड वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कैल्शियम कॉलमोड्यूलिन फीडबैक। आपने देखा भी होगा कि अगर कोई बदबू, कोई स्मेल, कोई चीज़ हमें कंटिन्यूसली आ रही है ना, तो पहले वो हमें स्ट्रॉन्ग फील होती है। आफ्टर सम टाइम उसकी जो फीलिंग है थोड़ी कम हो जाती है, मतलब वो हमें उतनी इंटेंस फील नहीं होती। पहले ज़्यादा इंटेंस फील होती है, चाहे वो बदबू है, चाहे कोई मतलब परफ्यूम है या कोई और टाइप की स्मेल है। तो पहले वो हमें स्ट्रॉन्ग फील होती है, लेटर ऑन उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है।
अब ये कि भाई ये होता क्यों है? देखिए, असल में मैकेनिज्म ये है कि जैसे सपोज करते हैं, अब यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है बट मैं इसके लिए दूसरा पेज यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें होता क्या है कि जैसे कोई भी ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल, स्मेल मॉलिक्यूल जैसे आके वो हमारे रिसेप्टर के साथ अटैच होगा, जैसे आके वो हमारे रिसेप्टर के साथ अटैच होगा, तो हमारा जो रिसेप्टर है GPCR रिसेप्टर वो एक्टिवेट होगा। ठीक है, जब वो एक्टिवेट होगा तो इससे क्या होगा, आई हैव टोल्ड यू कि इससे हमारी जो गोल्फ प्रोटीन है वो एक्टिवेट होगी। जब वो एक्टिवेट होगी तो इससे क्या होगा, आई हैव टोल्ड यू कि भाई सोडियम एंड कैल्शियम आयन, अच्छा जैसे गोल्फ प्रोटीन एक्टिवेट होगी तो इससे क्या होगा, एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होगा। जैसे एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होगा तो इससे क्या होगा, साइक्लिक AMP बनेगा। साइक्लिक AMP क्या क्या करेगा, कैल्शियम चैनल्स को एंड सोडियम चैनल्स को ओपन करेगा। ठीक है, तो होगा क्या, अल्टीमेटली ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल्स के बाइंड करने से सोडियम एंड कैल्शियम आयंस अंदर आते रहेंगे, सोडियम एंड साथ में कैल्शियम आयंस। ठीक है, सोडियम एंड कैल्शियम जैसे अंदर आते रहेंगे फिर क्या होगा, क्लोराइड भी बाहर जाता है, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था ना डायग्राम। अच्छा, अब मसला ये होता है कि जैसे कंटिन्यूसली कैल्शियम अंदर आता है ना, तो कैल्शियम जैसे किसी लेवल से बढ़ता है तो कैल्शियम जाके एक प्रोटीन के साथ बाइंड करता है जिसको कहते हैं काल्मोड्यूलिन प्रोटीन। क्या कहते हैं, काल्मोड्यूलिन प्रोटीन। जैसे कैल्शियम एंड काल्मोड्यूलिन प्रोटीन एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं तो इससे बनता है कैल्शियम काल्मोड्यूलिन, कैल्शियम काल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है, कैल्शियम काल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, जैसे कैल्शियम काल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बनता है ना, तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इससे ये होता है कि जो हमारा साइक्लिक AMP है, साइक्लिक AMP बेसिकली वो जाके क्लोज करता है, किसको क्लोज करता है, सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स को। जैसे सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स क्लोज हो गए ना, तो इससे क्या होगा, अब जो हमें वो स्मेल आएगी ना वो आसा आसा कम आती जाएगी। ठीक है, अब वो स्मेल हमें इतनी इंटेंस फील नहीं होगी, बिकॉज जो हमारे सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स हैं अब वो क्लोज हो गए। वो क्यों क्लोज हो गए, बिकॉज जैसे कैल्शियम काल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बनता है तो इससे साइक्लिक AMP जाके सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स को क्लोज करता है, बिकॉज सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स ओपन भी कौन करता है, यही करता है। बट जैसे कैल्शियम काल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बनता है ना, तो ये जाके इन चैनल्स को करता है क्लोज। जब ये क्लोज हो जाएंगे तो सोडियम एंड कैल्शियम की लेवल कम हो जाएगी। ठीक है, तो फिर ब्रेन की तरफ जो मतलब मैसेज जाएगा स्मेल का वो कम जाएगा एंड हमें कम स्मेल फील होगी। सो दिस थिंग इज रिटन हेयर कि कंटिन्यूस एक्सपोजर की वजह से जो कोई भी स्मेल होती है ना, आफ्टर सम टाइम उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। हम डिस्कस करते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब को। ठीक है, कि ऑल्फैक्टरी नर्व बेसिकली होती क्या है एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब क्या होता है। अच्छा, अगर हम ऑल्फैक्टरी नर्व को डिफाइन करें ना, तो ऑल्फैक्टरी नर्व बेसिकली एक्सॉन से मिलके बनता है। ऑल्फैक्टरी नर्व बेसिकली एक्सॉन्स से मिलके बनता है एंड किसके एक्सॉन्स, बेसिकली जो हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स है ना, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स जो कहाँ पर मौजूद है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में। तो ये जो हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स हैं, जो मेन सेल्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं स्मेल को, तो इन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स हैं ना, इन एक्सॉन्स के बंडल से, इनके एक्सॉन्स के बंडल से बनती है क्या, हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व। तो ऑल्फैक्टरी नर्व बनती है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स के बंडल से। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स जब बंडल के फॉर्म में अरेंज होंगे तो दे फॉर्म olfactory nerve, they form olfactory nerve. So olfactory nerve क्या है, it is the axons of olfactory receptor neurons which bundle as olfactory phyla. olfactory phyla क्या है, देखें olfactory receptor neurons है, जब बहुत ज़्यादा ऐसे फाइबर्स निकलेंगे, ठीक है, एंड जब वो फाइबर्स मिलके बंडल बनाएंगे उसको olfactory nerve कहेंगे। बट उस बंडल का जो इंडिविजुअल फाइबर होगा, इंडिविजुअल एक्सॉन होगा, उसको कहेंगे olfactory phyla। ठीक है, olfactory nerve कंप्लीट बंडल है, उस बंडल का जो इंडिविजुअल फाइबर होगा दैट इज नोन एज ऑल्फैक्टरी फाइला। जो हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व है ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से पास ऑन होती है एंड जाके साइनेप्स करती है किसके साथ, ऑल्फैक्टरी बल्ब के साथ। ऑल्फैक्टरी बल्ब एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है जो हमारे फ्रंटल लोब जो ब्रेन है उसके बेस में प्रेजेंट होती है। इसमें बेसिकली ग्लोमेरुला होता है। ठीक है, इसके कुछ और लेयर्स भी होते हैं। ठीक है, लाइक एज पेरीग्लोमेरुलर एंड ग्रेन्यूल सेल्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो मतलब जो मेन साइनेप्सिस है ना वो बेसिकली होती है ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर। मतलब जो स्मेल की इन्फॉर्मेशन है, हम इसके लिए डायग्राम में जाते हैं बट सिंपली आप समझ लें, जो स्मेल की इन्फॉर्मेशन है वो ऑल्फैक्टरी नर्व डायरेक्ट ब्रेन को नहीं देती,
वो स्मेल की इंफॉर्मेशन ऑल्फैक्टरी नर्व पहले देती है किसको? ऑल्फैक्टरी बल्ब को। ऑल्फैक्टरी बल्ब को जब इंफॉर्मेशन मिलती है देन इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है टू दी ब्रेन। अब आप यहाँ पर डायग्राम में देखें, सबसे पहले देखें दिस इज दी म्यूकस, यहाँ पे सीलिया है, ठीक है, एंड यहाँ पे देखें ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स के सीलिया है जहाँ पे आके हमारे स्मेल मॉलिक्यूल्स आके बाइंड करते हैं। देन ये जो हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स है ना, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स जो हैं, इनके जो बेसिकली एक्सॉन्स हैं, जब वो आगे जाते हैं एंड वो बंडल बनाते हैं, तो उनकी बंडल को हम क्या कहते हैं? उसकी बंडल को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व, एंड ऑल्फैक्टरी नर्व इज बेसिकली दी फर्स्ट क्रेनियल नर्व, ठीक है। अब ये जो हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व है ना, ये मैसेज देती है किसको? ऑल्फैक्टरी बल्ब को। दिस इज ऑल्फैक्टरी बल्ब। इस ऑल्फैक्टरी बल्ब के डिफरेंट लेयर्स होते हैं, इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। सबसे पहले इसमें जो बेसिकली लेयर होता है दैट इज द ऑल्फैक्टरी नर्व लेयर। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट लेयर होता है जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलर लेयर, ठीक है। एंड इसके अंदर कुछ और सेल्स होते हैं लाइक स्टफ्टेड सेल्स, ग्रेन्यूल सेल्स, मिट्रल सेल्स, ठीक है। एंड इसका एक और लेयर होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल प्लेक्सीफॉर्म लेयर, ठीक है, मिट्रल सेल लेयर, इंटरनल प्लेक्सीफॉर्म लेयर, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के लेयर्स होते हैं किसके? ऑल्फैक्टरी बल्ब के। तो अब बात समझने की ये है कि जो जब ऑल्फैक्टरी नर्व सिग्नल लेके आती है ना, तो ऑल्फैक्टरी नर्व के अंदर जो बेसिकली हमारे फाइबर्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं? बेसिकली जिनको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी फाइला। तो ऑल्फैक्टरी फाइला आके बेसिकली ऑल्फैक्टरी और जो बेसिकली ग्लोमेरुलर लेयर है ना, इसके अंदर जो सेल्स मौजूद हैं इनके साथ साइनेप्स करते हैं, इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जब इन्फॉर्मेशन इसमें आती है ना, तो वो देन इन्फॉर्मेशन फर्दर ऑन पास ऑन हो जाती है टुवर्ड्स दी ब्रेन। इट मीन्स दैट कि आप सिंपली ये याद रख लें कि जो ऑल्फैक्टरी नर्व है, ठीक है, उसके जो अंदर सेल्स हैं इनको हम ऑल्फैक्टरी और फाइबर्स हैं जिनको ऑल्फैक्टरी फाइला कहते हैं, ऑल्फैक्टरी फाइला आके इनके साथ साइनेप्स करते हैं, एंड साइनेप्स करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लेटर ऑन पास ऑन हो जाती है टुवर्ड्स दी ब्रेन।